पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रूपेंद्र राव, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम परामर्श में उपयोग आने वाली अस्तित्ववादी और मानवतावादी चिकित्सा विधि की चर्चा करेंगे। परामर्श और निर्देशन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष या समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए इन सभी बातों पर विचार किया और उसके अनुरूप समाधान खोजने के लिए अस्तित्ववाद या मानवतावाद संबंधी प्रणालियों की खोज की। मानवतावाद के कुछ सिद्धांतों को लेकर मनोवैज्ञानिकों में निर्देशन और परामर्श की कुछ तकनीकें भी विकसित की। आइए हम सभी इसकी चर्चा करते हैं। अस्तित्ववाद या पाश्चात्य दर्शन की एक आधुनिक शाखा है जिसमें प्रस्तुत और यथार्थ अस्तित्व का ही सबसे अधिक महत्व माना जाता है। आस्तिकता, तर्क, परंपरा आदि को व्यर्थ समझकर मानव जीवन को निरर्थक माना जाता है और कहा जाता है कि मनुष्य को संसार में दर्शक के रूप में ही रहना चाहिए। 1940 और 50 के दशक में अस्तित्ववाद पूरे यूरोप में एक विचार क्रांति के रूप में उभरा। यूरोप भर के दार्शनिक और विचारकों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिसमें सार्त्र, अल्बर्ट, कामू, इंगमार या बर्गमन आदि प्रमुख अस्तित्ववादी माने जाते हैं। अस्तित्ववादी के अनुसार दुख और अवसाद को जीवन के अनिवार्य एवं काम्य तत्वों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परिस्थितियों को स्वीकार करना या न करना यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी स्थिति का बोध दुख या त्रास की स्थिति में होता है, अतः उस स्थिति का स्वागत करने के लिए उसे प्रस्तुत रहना चाहिए। अस्तित्ववादियों का एक मत है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दें तो फिर सब कुछ करना संभव है। कालांतर में इसकी दो धाराएं विकसित हुई, एक ईश्वरवादी अस्तित्ववाद और एक अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद। अस्तित्ववादी चिकित्सा या इसके संप्रत्य को आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। इस चिकित्सा विधि में के प्रमुख समर्थक बिस्वेंगर, एंजिल और एलेंगवर्गर थे। चिकित्सा पद्धति में रोगी के उपचार या चिकित्सा में कोई विधि जो अपनाई जाती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगतता, उसके मूल्यों को एक निश्चित कार्य या भाव समझकर रोगी को अच्छा वातावरण या स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगतता, यूनिकनेस तथा उसके मूल्यों एवं भावों, फीलिंग्स को समझकर रोगी को एक स्वस्थकर अस्तित्व के माहौल को तैयार करने का प्रयास किया जाता है। अस्तित्ववाद में व्यक्ति के स्वतंत्र इच्छाओं और उत्तरदायित्व पर अधिक बल डाला जाता है। उन चिंताओं को भी इसमें महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रमुख पसंद या चयन करने का अनुभव करता है, जैसे किसी नौकरी या फिर किसी व्यवसाय में का चयन करना। इस अस्तित्ववादी चिकित्सा पद्धति की कुछ मान्यताएं या फिर कुछ एजम्पशन है, जैसा कि अस्तित्ववादी चिंतन वादी यह मानता है कि हम लोग एक दिन मर जाएंगे, यह अस्तित्ववादी चिंता उत्पन्न करता है। जैसे चिंतन करते हैं कुछ लोग कि हम अकेले हैं, ये भी एक अस्तित्ववादी चिंता उत्पन्न करता है। एक चिंतन यह भी हो सकता है कि हम लोग कोई निर्णय लें या उसके अनुरूप कार्य करें या उसके अनुरूप कार्य करने की सोचें और उसके परिणामों को के बारे में विचार करें, यह भी अस्तित्ववादी चिंतन का एक स्वरूप हो सकता है। इसके अलावा कुछ आकस्मिक परिस्थितियों जैसे दुर्घटना या फिर कुछ लड़ाई की स्थिति में भी लोग अस्तित्ववादी चिंतन करते हैं। अस्तित्ववादी चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति को उस तरह के भावों से मुक्त करना होता है, जैसे जिसमें चेतन या अचेतन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और ये जो मनोभाव होता है व्यक्ति को एक तरह से बांध लेते हैं, जिसमें रोगी अपने आंतरिक पहलुओं का एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण करता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा के कुछ लक्ष्य भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अस्तित्ववादी चिकित्सा रोगी को
परिघटनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देकर उसके समर्थन या उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद चिकित्सक उसे अपना व्यवहार, भाव, संबंध या जिंदगी को सही अर्थ समझने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। वह पूर्व में और वर्तमान के पसंद या नापसंद को समझता है, उसे स्पष्ट करता है और यह स्पष्ट करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा रोगी या क्लाइंट को एक खुला या स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। अपने आप को दूसरों से संबंधित करने की पर्याप्त इसमें प्रेरणा मिलती है ताकि रोगी यह को चिंता दूर हो जाए कि वह अकेला है। अस्तित्ववादी चिकित्सक का लक्ष्य रोगी या क्लाइंट में वर्धन या उचित चयन में के लिए उसमें छुपे हुए अंतःशक्ति या पोटेंशियल को बाहर लाना होता है या उसे अवगत कराना भी होता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रोगी को अपने भीतर छिपे अंतःशक्ति से अवगत कराकर उसे अर्थपूर्ण ढंग से जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। इसके बावजूद अस्तित्ववादी चिकित्सा के कुछ दोष भी बताए गए हैं। अस्तित्ववादी चिकित्सा का सबसे प्रमुख आलोचना के रूप में यह कहा गया है कि यह क्लाइंट के वर्धन उत्पन्न करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है जो वैधता के संदेह के दायरे में आती हैं। अस्तित्ववादी चिकित्सा के स्पष्ट एवं ठोस संक्रियाओं जिसके माध्यम से वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं की कमी होती है। यद्यपि अस्तित्ववादी चिकित्सक कई सफल केसेस का प्रकाशन कर चुके हैं, इस क्षेत्र में कई शोधों को किया जाना बाकी है। अस्तित्ववादी चिकित्सा के नज़र में आधुनिक विज्ञान मानव में मानवीय मूल्यों को कम करता है। अतः इन लोगों का विश्वास है कि विज्ञान का व्यक्ति पर उपयोग करने से व्यक्ति की व्यक्तिगतता समाप्त हो जाती है। अस्तित्ववादी चिकित्सा क्लाइंट के व्यक्तिगत अनुभूतियों पर निर्भर करता है। आलोचकों का मत है कि क्लाइंट का व्यक्तिगत अनुभूति अनोखा होता है। चिकित्सक यह कैसे समझ जाते हैं कि वे रोगी के इस प्रकार की आंतरिक अनुभूति को ठीक ढंग से जान पाए हैं जैसा कि वह स्वयं जानता है। कुछ आलोचकों का मत है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा को एक चिकित्सा प्रविधि न कहकर चिकित्सक द्वारा अपनाया गया एक सामान्य मनोवृत्ति कहना अधिक उचित होगा। इस पर रोलो में 1961 ने बहुत सटीक टिप्पणी की है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा चिकित्सक की एक ऐसी पद्धति नहीं है बल्कि मनुष्यों की संरचना को तथा उसकी अनुभूतियां जो सभी प्रविधियों का आधार होती है को समझने से संबंधित होता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा को लोगोथेरेपी भी कहा जाता है। आइए इस विधि के जानने का प्रयास करते हैं। लोगो चिकित्सा की प्रविधि विक्टर फ्रैंकल ने 1963 से 1967 के मध्य विकसित की। कुछ लोगों ने इसे अंतः चिकित्सा की अस्तित्वात्मक सिद्धांतों पर आधारित पद्धति भी माना है। लोगो चिकित्सा या लोगोथेरेपी में लोगो से तात्पर्य अर्थ मीनिंग होता है। अंतः इसे शाब्दिक अर्थ में आधारित चिकित्सा थेरेपी ऑफ मीनिंग भी कहा जाता है। इस चिकित्सा में व्यक्ति की जिंदगी में अर्थहीनता के भाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं चिंताओं को चिकित्सा दूर करने की कोशिश की जाती है। चिकित्सा का संबंध व्यक्ति के दूसरे शब्दों में अस्तित्ववादी समस्याओं को दूर करना होता है। ऐसी समस्याएं आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्पन्न करती है। इस तरह की चिकित्सा में रोगी के गत जिंदगी की ऐतिहासिक पुनर्संरचना पर जोर न डालकर उसके समकालीन आध्यात्मिक समस्याओं और भविष्य या आगे के समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। फ्रैंकले के अनुसार व्यक्ति का सबसे प्रमुख अभिप्रेरक इच्छा का अर्थ या इच्छा से तात्पर्य अपनी जिंदगी के आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अर्थ और उसमें संगतता को वास्तविक ढंग से समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करने से होता है। फ्रैंकल का मानना है कि व्यक्ति में यह अभिप्रेरक आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अभिप्रेरक एवं तनाव को कम करने की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। जब व्यक्ति इस प्रकार की आवश्यकता या प्रेरक की संतुष्टि नहीं होती तो उसमें अस्तित्वात्मक कुंठा या एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है जिससे व्यक्ति की जिंदगी में अर्थहीनता के भाव की उत्पत्ति होती है। फ्रैंकल ने अस्तित्वात्मक रिक्तता एग्जिस्टेंशियल वेकम कहा है। इस तरह के स्थिति में अस्तित्वात्मक रिक्तता का भाव आधुनिक जटिल जिंदगी में बढ़ चुका है। यह स्नायु विकृति की तरह का ही एक भाव है और मनोविकृति के स्थायी या फिर इसकी अनुपस्थिति में भी यह उत्पन्न हो सकता है। फ्रैंकल के अनुसार जब व्यक्ति की अपनी जिंदगी के आध्यात्मिक या दार्शनिक समस्याओं या स्नेह मृत्यु आदि संबंधित जीवन की दिशाहीनता उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की अस्तित्वात्मक कुंठा उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति
पहले अपने स्तर को दूर या करता है या फिर इस प्रकार की कुंठा से बचने का प्रयास करता है। इसी क्रम में एक चिकित्सा पद्धति और जो महत्वपूर्ण है प्रयोग की जाती है वो है मानवतावादी संप्रत्यय या ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट। मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं। एक ऐतिहासिक आंदोलन विशेष रूप से इतालवी पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें छात्रों को जानकारी देने के लिए साहित्यिक अर्थों का उपयोग होता है या मानविकी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दर्शन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कई तरह के दृष्टिकोण जो मानव स्वभाव के कुछ भावों की पुष्टि करते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा जो नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर विशेष रूप से अलौकिक या धार्मिक हठ धर्मिता को अस्वीकार करते हुए नैतिकता और न्याय का पक्ष लेता है। मानवतावादी चिकित्सा। मानवतावादी चिकित्सा एक सूच केंद्रित या इनसाइट फोकस चिकित्सा है जो इस बात की पूर्व कल्पना करता है कि किसी भी असामान्य का उपचार व्यक्ति की आवश्यकता तथा प्रेरणा मोटिवेशन के स्तर में वृद्धि करके की जा सकती है। इस चिकित्सा पद्धति में व्यक्ति को सृजनात्मक तथा उत्तरोत्तर आगे शक्ति का अपने भीतर छिपे गुणों के रूप में पहचानने का एक प्रणाली है। अपने व्यवहार का चेतन रूप से मार्गदर्शन करने के लिए भी इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। मानवतावादी चिकित्सा का प्रमुख लक्ष्य कुछ हो सकता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इस चिकित्सा में क्लाइंट को एक व्यक्ति के रूप में केंद्रित करने पर पर्याप्त बल डाला जाता है। इसमें चिकित्सक क्लाइंट या रोगी को अपने अनोखे अंतःशक्ति को पहचानने एवं उस पर पहुंचने में मदद करते हैं। यहाँ पूर्व कल्पना यह होती है कि जब क्लाइंट अपनी अंतःशक्ति के करीब होगा तो वह बिना किसी मदद के जिंदगी की समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। इस चिकित्सा में क्लाइंट तथा चिकित्सक के बीच संबंध को एक प्रधान कारक माना जाता है जिसके सहारे वर्धन या वृद्धि होती है। यह एक वास्तविक अंतर्व्यक्तिक संबंध होता है जो क्लाइंट में ऐसे मानवीय अनुभूतियों को उत्पन्न करता है जो क्लाइंट में वर्धन का कार्य करता है। इस तरह की चिकित्सा की सारभूत कल्पना यह होती है कि क्लाइंट की बीती अनुभूतियों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वह क्लाइंट के भविष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि वर्तमान होती है। इसलिए इस तरह की चिकित्सा में चिकित्सकीय संबंध के तात्कालिक अनुभूतियों इमीडिएट एक्सपीरियंस को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चिकित्सा में यह भी पूर्व कल्पना की जाती है कि अधिकतर क्लाइंट सामान्य लोगों के समान ही होते हैं। क्लाइंट वातावरण के प्रति अपने विशेष प्रत्याक्षण के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। चिकित्सक वातावरण पर रोगी के नजरों के अनुसार ही देखकर समस्याओं को समझने की कोशिश करता है। मानवतावादी चिकित्सा या गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट चिकित्सा के प्रतिपादक फ्रेडरिक एस पर्ल्स फिट्ज 1967 से 1970 के बीच रहे हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण। गेस्टाल्ट चिकित्सा मन तथा शरीर की एकता पर बल डालता है जिसमें चिंतन भाव तथा कार्य करने के समन्वय की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल डाला जाता है। रोजर्स के समान पर्ल्स का भी यह विश्वास था कि व्यक्ति में एक जन्मजात अच्छाई होती है, इसके इस प्रकृति को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब व्यक्ति किसी कारण से जन्मजात गुण की अभिव्यक्ति से वंचित होता है यह कुंठा उत्पन्न करता है जिससे मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सक व्यक्ति के सृजनात्मक तथा सार्थक पहलुओं पर न कि नकारात्मक एवं विकृत पहलुओं पर बल डालते हैं जिस पर मनोविश्लेषण को पर अधिक बल डाला जाता है। चिकित्सकों का मुख्य लक्ष्य रोगी को अपनी आवश्यकता, इच्छा एवं आकांक्षाओं को समझने एवं उनके साथ उन्हें इस बात से भी अवगत कराना होता है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में सफल रहे। गेस्टाल्ट चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य रोगी की वर्धन या रुकी प्रक्रिया को पुनः चालू करना होता है। यह दो तरह से किया जा सकता है। रोगी को उन भावों से अवगत करने जो उसके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है परंतु जिससे ठीक से नहीं समझने के कारण अलग रखा जाता है या अलग कर रखने की कोशिश की जाती है। दूसरा इसका जो लक्ष्य है कि रोगी को उन भावों एवं मूल्यों से अवगत कराया जाता है जिससे वह यह समझते हैं कि उसके व्यक्तित्व का यह यथार्थ हिस्सा है और यह दूसरों से लिया गया है। इस तरह गेस्टाल्ट चिकित्सा में रोगी और क्लाइंट के आत्मन या सेल्फ के यथार्थ पहलुओं को पुनः बोध कराने का प्रयास किया जाता है जिसमें वर्तमान की अनुभूतियां, जानकारियां और उत्तरदायित्व के भाव होते हैं। वर्तमान की अनुभूति। गेस्टाल्ट चिकित्सा में वर्तमान हियर एंड नाउ महत्वपूर्ण होता है
और चिकित्सा का उद्देश्य इसी वर्तमान रोगियों के विश्वास को सुदृढ़ करना होता है। रोगी की समस्याओं का भूत ढूंढना या पास्ट में उन चीज़ों को ढूंढना अर्थहीन होता है। पल्स का मानना है कि वर्तमान के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है, मेरे लिए वर्तमान के सिवा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। वर्तमान अर्थात अनुभव अर्थात चेतना या वास्तविकता होता है जो बीत चुका होता है या भविष्य में आने वाला होता है। वर्तमान सामने होता है। गेस्टाल्ट चिकित्सक के अनुसार जब वर्तमान तथा भूत या भविष्य के चिंतनों में अंतर उत्पन्न होता है तब रोगी में चिंता का भाव उत्पन्न होता है। चिकित्सा के दौरान चिकित्सक भरपूर या कोशिश करता है कि रोगी का ध्यान उसके वर्तमान भावों, चिंतनों और अनुभूतियों पर ही रहे। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो होता है जानकारी या अवेयरनेस। जानकारी से तात्पर्य अनुभूतियों को स्वीकार करने की क्षमता से होता है। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण तत्व है वो होता है उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेस्टाल्ट चिकित्सा का यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिसमें व्यक्ति अपनी क्रियाओं एवं भावों की जवाबदारी अपने कंधों पर लेता है। लेविट्स्काई और पल्स 1970 के अनुसार गेस्टाल्ट चिकित्सा में दो तरह की प्रविधियां सम्मिलित होती हैं। एक को नियम रूल्स और दूसरे को खेल या गेम कहा जाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। रोगी को वर्तमान काल में बातचीत करने के लिए कहा जाता है। बीते यादों एवं भविष्य के प्रत्याशाओं से रोगी को दूर करने के लिए कहा जाता है। दूसरा, बातचीत किसी के बारे में नहीं बल्कि समानांतर स्तर पर किया जाता है। तीसरा, इसमें रोगी में उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करने के लिए मैं शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए कहा जाता है। रोगी सतत रूप से या कंटिन्यूअसली तात्कालिक अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें कोई गपशप या इधर उधर की बातें नहीं की जाती। यह कोशिश की जाती है कि रोगी कोई भी प्रश्न न करे, क्योंकि प्रश्नों को अपने विचार व्यक्त करने का एक निश्चित तरीका माना जाता है, न कि सूचना प्राप्त करने का एक तरीका समझा जाना चाहिए। गेस्टाल्ट चिकित्सा में कुछ तथाकथित गेस्टाल्ट गेम्स या गेस्टाल्ट खेल भी किए जाते हैं। जैसे रोगी को अपने बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाता है तो रोगी को यह बताया जाता है कि वह कहे कि मैं बहुत खुश व्यक्ति नहीं हूँ। इसी तरह से एक व्यक्ति तथाकथित खेल रोगी को जोर जोर से बोलकर उस पर टिप्पणी या वाक्य को दोहराने के लिए कहा जाता है, जिसे चिकित्सक महत्वपूर्ण समझता है। इस तरह के अन्य गेम जैसे निर्वाह गेम, रोल प्लेइंग रोगी को करने के लिए कहा जाता है, जिसमें रोगी को भिन्न भिन्न तरह की भूमिका या रोल को निभाना पड़ता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा की निम्नलिखित संप्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान की अवस्थाओं को जो समझने में मदद करती है, आइए उन अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है या अवस्था होती है टॉप डॉग या अंडरडॉग कंडीशन। गेस्टाल्ट चिकित्सा में टॉप डॉग से तात्पर्य करीब करीब वही है जो फ्राइड के सिद्धांत में पराहम या सुपर ईगो से होता है। अंडरडॉग का तात्पर्य वही है जो फ्राइड के सिद्धांत में उपाहम या ईड के संप्रत्यय से होता है। जब व्यक्ति के इन दोनों पहलुओं में संघर्ष होता है तो रोगी को वार्तालाप करने के माध्यम से की भूमिका करनी पड़ती है, ताकि उसका सेल्फ दोनों संघर्षात्मक पहलुओं के बीच सामंजस्य बैठा सके। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे वर्तमान को समझा जा सकता है वो होता है स्वप्न या ड्रीम्स। गेस्टाल्ट चिकित्सा द्वारा चिकित्सा में स्वप्न का भी उपयोग किया जाता है, परंतु मनोविश्लेषकों से भिन्न ढंग से पल्स का मानना है कि स्वप्न का प्रत्येक तत्व, चाहे उसका स्वरूप मानव से संबंधित हो या किसी अन्य वस्तु से संबंधित हो, रोगी के व्यक्तित्व के एक असंबद्ध अंश का प्रतिनिधित्व करता है। चिकित्सा के सत्र में रोगी को अपने स्वयं के बारे में वर्तमान काल का उपयोग करते हुए बतलाना होता है और इस तरह से उसे स्वप्न के विषय में भूमिका निभानी होती है। गेस्टाल्ट चिकित्सकों का मत है कि स्वप्न के विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों की भूमिका के निर्वाह में आत्मन या सेल्फ असंबद्ध अंशों को रोगी से समझता है, ऐसा समझ विकसित करने का कोशिश करता है कि उसे फिर से पुनः समन्वित किया जा सके। तीसरा जो उसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो होती है रक्षाएं या डिफेंसेस। गेस्टाल्ट चिकित्सा का उद्देश्य रोगी द्वारा खोले गए तथाकथित गेम्स के पीछे छिपी रक्षाएं या डिफेंसेस का पता लगाना भी होता है। पल्स का मानना है कि स्नायु विकृत व्यवहार में ऐसी रक्षाओं की कई तहें या लेयर्स होती हैं। ऐसे व्यवहार के पहले तह में रोगी स्वयं अपने को का सामना करता है। वह तरह तरह की चिंता, दुर्भीति एवं आशंकाओं से अपने आप को घिरा पाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का कार्य है कि इस रक्षात्मक लेयर को हटाकर रोगी को वास्तविकता से अवगत कराना। इस तरह वास्तविक जानकारी होने पर रोगी संपूर्णता या प्रफुल्लता का अनुभव करता है। अगला इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य जो वर्तमान को
पहचानने में मदद करता है वह है अशाब्दिक व्यवहार का उपयोग, यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। गेस्टाल्ट चिकित्सा से क्लाइंट के अशाब्दिक व्यवहार का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। चिकित्सक को चिकित्सा सत्र के दौरान क्लाइंट कहता है कि वह क्या करता है, काफ़ी ध्यान देता है। उनके शाब्दिक व्यवहारों से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं जो क्लाइंट द्वारा बोलकर दी गई सूचनाओं के विपरीत होती हैं। वे चिकित्सा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके आधार पर क्लाइंट रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को वास्तविक रूप से समझने का प्रयास करता है। इसके अगले तथ्य के रूप में नैतिक प्रेक्ष्य या मॉरल प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सा के कुछ प्रमुख बिंदु में नैतिक प्रेक्ष्य को बताया गया है जो इस प्रकार है, जैसे वर्तमान में रहना, रोगी को हमेशा वर्तमान के बारे में न कि भविष्य या भूत के बारे में सोचना चाहिए। उपस्थित वस्तुओं के बारे में सोचना, कल्पना को बंद करना, क्लाइंट को अनावश्यक चिंता को बंद करना, रोगी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति सीधी करनी चाहिए, रोगी को दुख कर या सुख कर दोनों तरह की वस्तुओं से अवगत होना चाहिए, रोगी को वे सभी विचार या चिंतन जो उनके अपने नहीं है के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तथा रोगी वास्तविकता का आदर करना चाहिए और उससे पूर्णतः संबंधित रहना चाहिए। गेस्टाल्ट चिकित्सा के कुछ लाभ या कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं। आइए हम इन सीमाओं की चर्चा करते हैं या लाभों की चर्चा करते हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सा में वर्तमान, हियर एंड नाउ, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुभव, एक्सपीरियंस, जागरूकता या अवेयरनेस पर अधिक बल डाला जाता है। यह स्पष्टतः दिखलाया गया है कि क्लाइंट के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उसकी गत अनुभूतियों, पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी विश्लेषण आवश्यक नहीं है। इससे सूझ उन्मुखी चिकित्सा में एक तरह से क्रांति उत्पन्न होती है। गेस्टाल्ट चिकित्सा की संचालन विधियाँ काफ़ी सरल और सुगम है। इसका परिणाम यह होता है कि इस तरह की चिकित्सा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इन विशेषताओं के अलावा कुछ कमियां या कुछ दोष भी इस चिकित्सा में बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं कि इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से क्रमबद्ध लेखा तैयार नहीं किया जा सकता, या एक तरह से कहा जाए कि सिस्टमेटिक तरीके से इनको तैयार करने में कठिनाई होती है। दूसरा, इसकी प्रभावशीलता अन्य प्रविधियों की तुलना में गुणात्मक रूप से कम मानी गई है। इस सब सीमाओं के बावजूद भी इस प्रकार की चिकित्सा बहुत लोकप्रिय है और इसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। अगला जो चिकित्सा पद्धति है वो होती है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इस चिकित्सा का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने 1940 में किया। इसे अन्य नामों जैसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी या अनिर्देशित चिकित्सा, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी कहा जाता है। रोजर्स ने अपनी चिकित्सा विधि में रोगी के लिए क्लाइंट तथा चिकित्सक थेरेपिस्ट के लिए सलाहकार या काउंसलर शब्द का प्रयोग किया है। पहला अविवेकी मूल प्रवृत्ति रोजर्स फ्रायड के इन दोनों विचार को स्वीकार नहीं करता। इरेशनल इंस्टिंक्ट से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है, और दूसरा चिकित्सक को एक व्याख्याता या जांचकर्ता के रूप में कार्य करना होता है। इस प्रकार रोजर्स इन दो परिस्थितियों को स्वीकार करता है। रोजर्स 1961 ने मानव प्रकृति तथा उन तरीकों के सहारे जिसे उसे समझा जा सकता है के संबंध में कुछ पूर्व कल्पनाएं की हैं। आइए हम इन पूर्व कल्पनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति को उसके अपने प्रत्यक्षण तथा भाव के आधार पर सही ढंग से जाना जा सकता है। स्वस्थ लोग अपने व्यवहार से पूर्णतः अवगत होते हैं। स्वस्थ लोग जन्मजात रूप से उत्तम और प्रभावी होते हैं। स्वस्थ लोग उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। वे पर्यावरण के उद्दीपकों के प्रभाव से निष्क्रिय रूप से अनुक्रिया नहीं करते, बल्कि वे आत्मनिर्देशित या सेल्फ डायरेक्टिव होते हैं। चिकित्सक को क्लाइंट की जीवन में घटने वाली घटनाओं को जोड़ तोड़ करके उसके अनुरूप बनाना नहीं चाहिए, बल्कि वैसी अवस्था उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें क्लाइंट स्वतंत्र होकर अपना निर्णय ले सके। इन पूर्व कल्पनाओं के अतिरिक्त चिकित्सक क्लाइंट को कुछ व्यवहार करने के लिए प्रेरित भी करता है। चिकित्सा प्रक्रिया में क्लाइंट की व्यक्त इच्छाओं एवं भावनाओं के प्रति इस ढंग से अनुक्रिया करता है जो उसे योग्य और उत्कर्ष अवस्थाओं में उत्पत्ति में बाधक न हो। चिकित्सा प्रक्रिया में चिकित्सक क्लाइंट को यह मानकर वर्तमान में है पूर्णतः स्वीकार करता है। चिकित्सा प्रक्रिया में चिकित्सक क्लाइंट को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है। ये कुछ मूलभूत संभावनाएं हैं या मूलभूत तथ्य हैं जो क्लाइंट आधारित चिकित्सा में प्रयोग की जाती हैं। रोजर्स ने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख और भी किया है। इसमें कुछ 3 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख रोजर्स ने बहुत ही अनिवार्य रूप से किया है। वो हैं धनात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तदानुभूति या एम्पैथी, और तीसरा होता है संगतता या कॉन्ग्रुएंस। इन तीनों की वृहद व्याख्या
अलग अलग ढंग से की जा सकती है। चिकित्सक का धनात्मक सम्मान। रोजर्स की चिकित्सा पद्धति में चिकित्सक द्वारा शर्त रहित धनात्मक सम्मान दिखलाया जाना चिकित्सा की सफलता के लिए अति आवश्यक माना गया है। इस तरह की मनोवृत्ति में 3 तरह के संकेत मिलते हैं। चिकित्सक क्लाइंट पर एक व्यक्ति विशेष के रूप में ध्यान देते हैं, चिकित्सक उन्हें स्वीकार करते हैं और चिकित्सक क्लाइंट के परिवर्तन की क्षमता में विश्वास रखता है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण तत्व है तदानुभूति या एम्पैथी। रोजर्स के अनुसार परानुभूति से तात्पर्य इस बात से होता है कि चिकित्सक क्लाइंट के भाव को ठीक ढंग से समझे और वर्तमान परिस्थितियों को उसकी नज़र से देखने का प्रयास करे। यहाँ क्लाइंट की नज़र से देखने का प्रयास के बारे में इंगित किया जा रहा है। जब क्लाइंट यह समझता है कि चिकित्सक ठीक वैसा ही प्रत्यक्षण कर रहा है जैसा कि वह खुद करता है, तो चिकित्सकीय संबंध मजबूत होते जाते हैं और रोजर्स इसे परानुभूतिक समझ या एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग की संज्ञा देते हैं। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक को सिर्फ परानुभूतिक मनोवृत्ति एम्पैथेटिक एप्टीट्यूड ही नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसे इस तरह की मनोवृत्ति को क्लाइंट में कम्युनिकेट भी करना चाहिए। इसे चिकित्सक क्लाइंट की बातों से सक्रिय रूप से भाग ले पाता है और उसकी बातों में रुचि लेते हुए चिकित्सा में सहयोग करता है। रोजर्स का मत है कि चिकित्सक सत्र में परानुभूति की मनोवृत्ति बहुत धीरे धीरे, न कि 1-2 सत्रों में ही उत्पन्न हो जाती है। चिकित्सक द्वारा उपयोग किए गए परावर्तन को देखकर क्लाइंट को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि चिकित्सक उन्हें उनके भावों को स्वीकार कर रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्लाइंट आधारित चिकित्सा में तथ्य है वो होता है संगतता। संगतता का अर्थ यथार्थता भी कहा जा सकता है। इससे तात्पर्य चिकित्सक को क्लाइंट के साथ एक यथार्थ और वास्तविक संबंध को विकसित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि चिकित्सक के भाव क्रियाएं एक दूसरे से संगत हो। यह सही है कि चिकित्सक के लिए संगतता को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, फिर भी एक चिकित्सक को सफल होने के लिए अपने भावों और व्यवहारों में संगतता दिखाना अनिवार्य होता है। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा में कुछ चिकित्सक पूर्व कल्पना की ओर भी इशारा करता है। इसका मतलब चिकित्सा अगर सही या ठीक हालात में हो रही है तो क्लाइंट में परिवर्तन होगा। यह रोजर्स मान के चलते हैं यदि क्लाइंट में परिवर्तन होगा तो चिकित्सा पद्धति सफल हो रही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है जिनको विमाएं भी कहा गया है। क्लाइंट की अभिज्ञा में वृद्धि करना, माने उसके अवेयरनेस में वृद्धि करना, आत्मस्वीकरण में वृद्धि करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस में वृद्धि करना भी इस तथ्य में बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक लोच में वृद्धि करना, अंतर्वैयक्तिक आराम में वृद्धि करना, आस्था में वृद्धि करना, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कार्ल रोजर्स करते हैं। और क्लाइंट के स्पष्ट व्यवहार में परिवर्तन करना। आइए हम इस क्लाइंट आधारित चिकित्सा के कुछ मूल्यांकन या वैल्यूएशन की और हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह एक कुसमाजित व्यवहार के लिए बहुत ही उपयोगी पद्धति है। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा मनोगतिकी के किसी विशिष्ट सिद्धांत के समर्थन पर निर्भर नहीं है। यह नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रयोग के समय अत्यधिक लोकप्रिय रही है। रोजर्स तथा उसके सहयोगियों को इस बात के लिए कहा जाता है कि यह प्रोसेस और परिणाम को दोबारा दोहराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। इन सब लाभों के बाद भी कुछ सीमाएं भी इस पद्धति में बताई गई हैं। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा गंभीर मानसिक रोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा क्लाइंट की समस्याओं को गहराई में न पहुंचकर सिर्फ सतही स्तर पर देखती है। रोजर्स ने यह पूर्व कल्पना किया है कि व्यक्ति का व्यवहार हमेशा एक विशेष अभिप्रेरणा या आत्मसिद्धि की आवश्यकता से प्रेरित होता है, जो कि वास्तविक जीवन में ग्राह्य नहीं हो पाता। लैम्बर्ट और उसके सहयोगी ने अपने अध्ययन में देखा और बताया कि रोजर्स ने यह पूर्व कल्पना सही नहीं है कि इस तरह की चिकित्सा का धनात्मक परिणाम चिकित्सक के तदानुभूति, यथार्थता और सहोदरता से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा या मानवतावादी चिकित्सा या अस्तित्ववादी चिकित्सा की चर्चा आज हमने की और निश्चित रूप से इस प्रकार की चिकित्सा परामर्श और नैदानिक निर्देशन के क्षेत्र में बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य